हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान क्लास 10 का एक लेशन धातुएं तथा अधातुएं, इसका पार्ट 8 आज हम लेकर आए हैं। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अपचयन के बारे में, रिडक्शन के बारे में। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि हम धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले जो अयस्क हैं या खनिज हैं उनको हम लेकर आते हैं और उनको बारीक पीसते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उनका एक पाउडर तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद हम करते हैं उसका सांद्रण। सांद्रण मुख्य 4 विधियों द्वारा होता है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है फेन प्लवन विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जल की तेज धारा में पिसे हुए अयस्क को छोड़ते हैं। भारी अयस्कों का शोधन इस विधि द्वारा होता है। जल की धारा के साथ अशुद्धियां बह जाती हैं और अयस्क नीचे बैठ जाता है। फेन प्लवन विधि में एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं, टैंक होता है, उसमें जल भरा होता है। इसमें चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंथेट डालकर इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, तीव्र वायु। तो झाग बनता है या फेना बनता है। तो झाग के साथ अयस्क चिपक जाते हैं, क्योंकि हल्के अयस्कों का इस विधि द्वारा सांद्रण किया जाता है। तो झाग के साथ अयस्क बाहर निकल आता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि में उन अयस्कों का शोधन किया जाता है जो चुंबकीय प्रकृति के हों, या उसमें जो धातु है वो चुंबकीय प्रकृति की हो या अशुद्धियां चुंबकीय प्रकृति की हों। दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। इसमें क्या होता था कि 2 पहिए होते थे और पे एक पट्टा चढ़ा होता था। एक पहिया चुंबकीय होता था, ऊपर से हम क्या डालते थे, बारीक चूर्ण डालते थे, तो अशुद्धि एक तरफ और शुद्ध धातुएं एक तरफ गिरती थी। इस सारी प्रोसेस के बाद इसको भी समझ लीजिए। रासायनिक में क्या होता था, यदि हम कोई पदार्थ है वो रिएक्शन किन किन पदार्थों से करता है या अशुद्धियाँ किन पदार्थों से रिएक्शन करती हैं, इस आधार पर हम उसको रिएक्शन करा के वहाँ से अलग करा सकते हैं। तो ये सारी जो विधियाँ हैं, इन विधियों से प्राप्त अयस्क को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। और सांद्रित अयस्क के बाद हम उनका या तो निस्तापन करेंगे या भर्जन करेंगे या प्रगलन करेंगे, या फिर कोई 2 प्रोसेस करने होंगे या फिर एक ही प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निस्तापन की। इसमें वायु जो है एब्सेंट रहती है, इसमें वायु रहती है। गलनांक से कम ताप लेकिन उच्च ताप, जितना भी अयस्क का गलनांक है उससे कम ही रहेगा लेकिन उच्च ताप रहेगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस गलनांक है, तो ये नहीं कि इसको 40 पर गर्म करते रहें, इसको हम 95 तक लेके जाएंगे। 95 तक जब लेके जाएंगे तभी ये क्या होगा, निस्तापन क्रिया इसकी पूर्ण होगी। भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसमें भी ऑक्साइड बनते हैं, MgO बना था इसमें भी ऑक्साइड बनते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसमें हमने बनाया था एक Cu2O और एक बनाया था FeO, यानी धातु का ऑक्साइड बनाया था। प्रगलन क्रिया जो है, इस प्रगलन क्रिया में जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, अगलनीय अशुद्धियां, वो गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित करने के लिए गालक मिलाया जाता है, फ्लक्स।
और गालक दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक। तो अम्लीय शुद्धि दूर करने के लिए क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं और क्षारीय शुद्धि दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं। इतना सब कुछ पढ़ा जा चुका है। आज हम अध्ययन करेंगे अपचयन के बारे में और सिंटरन के बारे में। 2 टॉपिक ये हैं, लास्ट टॉपिक हैं। इसके बाद पुनः एक रिवीजन देख लिया जाएगा। तो चलते हैं अपचयन की तरफ। अपचयन यानी रिडक्शन, जैसा कि बच्चे जानते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हमने बताया था। ये है ऑक्सीकरण और ये है अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं और अपचयन तो अपचयन है ही है। ऑक्सीजन का प्लस होना और ऑक्सीजन का निकलना, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर ऑक्सीजन किसी परमाणु से जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर तो उसका हो जाएगा अपचयन। तो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन निकालना है। क्यों? क्योंकि उपरोक्त जो विधियां हमने पढ़ रखी हैं उन विधियों में हमें ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? ऑक्साइड प्राप्त हुए हैं। इन ऑक्साइडों से अगर हम ऑक्सीजन निकाल लें तो हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। और हमको क्या करना है, यही हमारा उद्देश्य है कि हम धातु को निष्कर्षित कर लें, धातु का निष्कर्षण कर लें, धातुएं प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, लिखना कैसे है बच्चों को। धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने की, ये धातुओं के ऑक्साइड हैं ये सब, और धातुओं के ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अयस्क का अपचयन निम्न विधियों द्वारा होता है। पहली विधि हम देखेंगे कोक द्वारा, दूसरी तापीय विधि है और तीसरी अमलगम विधि है। तो यहाँ पर 3 विधियों का हम अध्ययन करेंगे। 3 विधियों में सबसे पहली विधि होगी कोक द्वारा। देखिए, कोक कहते हैं कार्बन। अच्छा, यहाँ पर कोक द्वारा क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये कोक द्वारा अपचयन प्रगलन क्रिया में ही संपन्न हो जाता है। यदि हम प्रगलन करेंगे किसी भी पदार्थ का, ये आवश्यक है, ये अधिकतर देखा गया है कि अधिकतर अयस्कों में अगलनीय अशुद्धियाँ अवश्य होती हैं, तो उसका प्रगलन करना ही पड़ेगा। और प्रगलन हम कैसे करते थे, प्रगलन कैसे करते थे ये बच्चे ज़रा ध्यान दें। अयस्क में कोक मिला देते थे, नहीं, अयस्क में क्या मिलाते थे, कोक। और ये कोक द्वारा अपचयन भी हो रहा है यहाँ पर। तो जब अयस्क में हमने कोक मिला दिया तो उसका ऑलरेडी वहाँ पर कोक उपस्थित है, तो ऑलरेडी वहाँ पर इसका अपचयन हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड मान ली हमें प्राप्त है। तो जिंक ऑक्साइड अगर हम कार्बन द्वारा इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को हटाने में मदद करेगा या हटा लेगा। ये कार्बन जब ये इस ऑक्सीजन को हटा लेगा तो किसी पदार्थ से, किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन अलग हो रहा हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर Zn अकेला बचेगा और साथ में इसके कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी। ये गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उड़ जाएगी। अगर ये जो मोनोऑक्साइड बनी है ये उपस्थित हो किसमें, जिंक ऑक्साइड के मिश्रण में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो, तो ये कोशिश करेगी कि ये ऑक्सीजन भी इसके साथ आ जाए। तो ये एक साथ 2 ऑक्सीजन को निकाल लेगी। तो यहाँ पर Zn तो पहले से ही बच जाएगा क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ गया, और ये क्या हो गया, CO2 हो गया। आपका CO था अभी, ये क्या हो गया, CO2। तो ये जो विधि है ये अपचयन की एक विधि है। किसके द्वारा अपचयन हो रहा है, कोक द्वारा अपचयन हो रहा है।
कोक द्वारा अपचयन कहाँ हो जाता है? प्रगलन की क्रिया में हो जाता है। ठीक है। अपचयन करने से क्या लाभ हैं? अपचयन करने से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। धातु क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी हमें। देखिए सिंगल धातु है, यही हमको प्राप्त करनी थी। अशुद्धियाँ सारी निकल गईं, अब हमें ये धातु प्राप्त हो गई है। दूसरी विधि तापीय विधि है। इस विधि द्वारा अपचयन होगा। कैसे अयस्कों का अपचयन होगा? जो अयस्क उच्च गलनांक वाले होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है, ऐसे अयस्कों का अपचयन हम तापीय विधि द्वारा करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चे यहाँ से नोट करेंगे, ये हेडिंग डाल लेंगे कोक द्वारा, फिर जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वैसा बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर हम समझाते चल रहे हैं। दूसरा है तापीय विधि। तापीय विधि में उच्च गलनांक के अयस्कों का अपचयन एल्युमिनियम चूर्ण के उपयोग से किया जाता है। यहाँ पे किया जाता है। उच्च गलनांक के अयस्कों का अपचयन एल्युमिनियम चूर्ण के उपयोग से किया जाता है। एल्युमिनियम तथा अयस्क का जो मिश्रण होता है उसे तापीय मिश्रण कहते हैं। इस विधि को थर्माइट विधि भी कहा जाता है। ये एक थर्माइट विधि कही जा सकती है। इसमें क्या होता है? क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड, ये दो अयस्क के होते हैं। इनमें से एल्युमिनियम द्वारा हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को देखें। क्रोमियम ऑक्साइड, देखिए क्रोमियम ठीक एल्युमिनियम की तरह कार्य करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर 3+ होता है और क्रोमियम पर भी 3+ होता है। तो जैसे Al2O3 बनता है वैसे Cr2O3 बनेगा। तो Cr2O3 जो बना हुआ है, अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम लें तो Cr की जगह एल्युमिनियम स्थान ले सकता है, क्योंकि उसके इक्वल है। 3 पॉजिटिव इस पर भी हैं, 3 पॉजिटिव इस पर हैं। तो जितना पॉजिटिव एल्युमिनियम पर है उतना पॉजिटिव क्रोमियम पर है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्रोमियम के स्थान पर आसानी से एल्युमिनियम को ला सकते हैं। तो कितने क्रोमियम हैं? 2 क्रोमियम हैं। तो 2 एल्युमिनियम से इसको हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये Al2O3 प्लस 2 क्रोमियम अलग निकल जाएगा, और ये 2 क्रोमियम हमारी जो होगी ये धातु होगी। क्या होगी? धातु। यही धातु हमें प्राप्त करना था। किसकी सहायता से हमने प्राप्त किया? एल्युमिनियम की सहायता से। एल्युमिनियम का क्या कार्य था? ऑक्सीजन को क्रोमियम से निकालना, और क्रोमियम अकेला बच गया, हमारी धातु तैयार हो गई। दूसरा है यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड, Mn3O4। Mn3O4 में बच्चे ध्यान दें कि इसमें संख्या ऑक्सीजन की कितनी है? 4। Mn की कितनी है? 3। हमको यहाँ पर लाना है एल्युमिनियम। क्या लाना है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम चूर्ण से ही क्रिया होती है, एल्युमिनियम लाना है। तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का जो संयोग है इसको हम पहले देख लें। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन कैसे संयोग करते हैं? यहाँ पर भी हम पहले ये भी देख सकते थे कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन कैसे संयोग करते हैं। हमेशा Al2O3 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एल्युमिनियम और ऑक्साइड हमेशा क्या बनाते हैं? Al2O3। Al2O3 बनाने के बाद हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 4 ऑक्सीजन इधर हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान दें, इसमें एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है। तो ये कब बराबर होगा? जब इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें? 4 से कर दें, तो ये बराबर आ सकता है। तो 4 वाले ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 वाले ऑक्सीजन को
3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और 3 वाले ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 वाला ऑक्सीजन ये है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बराबर नहीं है, बढ़ गई हैं। जैसे कौन सा, एल्युमिनियम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं। और मैग्नीज कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 9 मैग्नीज निकलेंगे। यहाँ पर कितने निकलेंगे, 9। तो हमको इस रिएक्शन में केवल इतना ध्यान रखना है कि हम एल्युमिनियम की अयस्क से क्रिया करा रहे हैं, और अयस्क से एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा। ये उसका उद्देश्य है। एल्युमिनियम का उद्देश्य क्या है, अयस्क से ऑक्सीजन को निकालना। निकालेगा कैसे, अपने साथ कंबाइंड करके निकालेगा, अपने साथ कोई सूत्र बना के निकालेगा। तो हमेशा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का जो भी फार्मूला बनेगा, या एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो भी बनेगा, वो हम बना लेंगे पहले। एक बार ये रिएक्शन बच्चे और देख लें। यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम की क्रिया हो रही है, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की हम सोच के बनाएंगे, Al2O3 बनेगा। जैसे Al2O3 हमने बनाया, तो यहाँ Al कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ Al कितना है, 1 का ही है, तो यहाँ 2 लगा दिए। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3, ऑक्सीजन तो बराबर है। बचा क्या है, केवल क्रोमियम बचा है। कितने क्रोमियम बचे हैं, 2 क्रोमियम, तो इधर हम 2 क्रोमियम लगा देंगे आराम से। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अगर हम ये वाली करना चाहें, Mn3O4 प्लस Al, तो Al2O3 हम पहले से बना लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एल्युमिनियम जब भी इस धातु के अयस्क से क्रिया करेगा तो इसका ऑक्सीजन निकालेगा, ऑक्सीजन निकाल के एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एल्युमिनियम कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ 8 लगा देंगे। यहाँ मैग्नीज कितने हैं, 9, तो 9 मैग्नीज, 9 Mn यहाँ निकाल देंगे अलग से। तो ये चीज़ समझ में बच्चों के आ गई होगी। ये तापीय विधि थी, इसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद एल्युमिनियम चूर्ण से ऑक्साइड बना लेते हैं एल्युमिनियम चूर्ण का, और हमारी धातु प्राप्त हो जाती है। तीसरी विधि जो है इसकी, वो तीसरी विधि है अमलगम विधि। अमलगम विधि क्या कह रही है, देखिए इस विधि द्वारा सोना, चांदी आदि धातुओं का अपचयन किया जाता है। पिसे अयस्क में को मरकरी के संपर्क में लाने पर धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जिसका आसवन करने से मरकरी वाष्पित हो जाती है और धातु शेष रह जाती है। देखिए एक चीज़ आप पहले कहीं पढ़ चुके होंगे, Na.Hg सोडियम अमलगम। ये डॉट लगता है क्योंकि रासायनिक रूप से कंबाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। Na.Hg बनाता है, ये सोडियम अमलगम है। अगर हम यहाँ पर बात करें चांदी सोना की, तो Cu.Hg ऐसे बनेगा और Ag.Hg ऐसे बनेगा। इस तरह से ये बन जाएगा। और जब हम इसको गर्म करेंगे, ये कहाँ से, अयस्क से धातु को निकाल के लाएगा मरकरी। मरकरी का क्या काम है, अयस्क से धातु को निकाल कर लाना। और जब ये धातु को निकाल कर ले आएगी, तो इसको हम हीट करेंगे, वाष्पित कर देंगे, तो ये वाष्पित हो जाएगी, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ये वाष्पित हो जाती है, और धातु शेष बचेगी। जब अमलगम ये निकल जाएगा मरकरी, तो धातु शेष बचेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग कि अयस्क के साथ जब मरकरी आता है तो धातु अमलगम बनाता है। अमलगम कोई रासायनिक क्रिया नहीं है, ये भौतिक रूप से कंबाइंड होता है, और कंबाइंड होने के बाद वहाँ से उसको निकाल लेता है। निकालने के बाद जब हम आसवन करते हैं, वह तो ये क्या बनाता है, मरकरी की वाष्प और धातु, धातु अलग हो जाती है और मरकरी की वाष्प अलग हो जाती है।
तो इस तरह से बच्चे इसको नोट करेंगे। एक लास्ट यहाँ पर रह गया है सिंटरन, वो हम देख लें अभी। सिंटरन सभी प्रक्रमों के पश्चात प्राप्त पदार्थ के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जो ये धातुएं हमारी यहाँ पर निकल के आई हैं, अमलगम विधि या तापीय विधि या कोक विधि, तीनों विधि द्वारा ये जो धातुएं निकल के आई हैं यहाँ पर, ये धातुएं ये क्रिस्टल के रूप में अलग होती हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल, और इनको मेल्ट किया जाता है, गलाया जाता है। गलाने के बाद इनके बड़े बड़े कण बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सिंटरन कहते हैं। तो क्या है, छोटे छोटे कण मिलाकर एक बड़ा कण बना दिया जाए, इस प्रोसेस को सिंटरन कहते हैं। तो यहाँ पर ये धातुओं का निष्कर्षण खत्म होता है। पूरा एक बार बच्चे अध्ययन करें, एक सीक्वेंस में इसको पढ़ें, और यहाँ पर जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाकर बच्चे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ये धातुओं का निष्कर्षण है, फिर अयस्क का पीसना, अयस्क का सांद्रण, गुरुत्वीय पृथक्करण, इसके अंदर की सारी बात आपको याद है। क्या होता है, अयस्क को, पीसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है। कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है, कौन रुक जाएगा, कौन बह जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। फेन प्लवन में क्या होता है, चुंबकीय में क्या होता है, रासायनिक, एक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर हमने बनाया है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लें। बाकी रिएक्शन में बच्चों को ये दिक्कत हो रही है, तो एक वीडियो इसके ऊपर हम पूरा और बनाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से रिएक्शन दोबारा करवा देंगे। ठीक है, तो बच्चे सभी क्या करें, इसको अच्छे से पढ़ें, पूरा निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण एक साथ लेकर बैठें और एक साथ पूरा पढ़ें, पूरी प्रोसेस को समझें। तो ये लास्ट था, ये लास्ट प्रोसेस था किसका, धातुओं के निष्कर्षण का। एक बहुत लंबा प्रोसेस था, कई पार्ट में ये वीडियो बन गई है, लेकिन बच्चे तीनों को एक साथ देखेंगे तो अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा कौन सी प्रोसेस किस प्रोसेस के बाद है, किस प्रोसेस में अपचयन होता है, किस प्रोसेस में ऑक्साइड बनते हैं, पूरी जानकारी आपको इसमें दी गई है। तो इसको एक बार बच्चे दोबारा अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम दें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि बच्चों के समझ में ये बातें आ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।